उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आती है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है। थोड़ा सा बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान मांग रहा है किसान। नाचेगा एक के पैसे नहीं मांग रहा है इनसे, ना इनसे भीख मांग रहा है। दादाजी कहा करते थे कि ये व्यापारी की सरकार है, ये व्यापारी की सोच के लोग हैं, लेकिन किसान किसान को चुनेगा। जो किसान की बात सुनेगा, किसान उसको चुनेगा। जो और जो मैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता हूँ, कहते हैं कि वहाँ से संसद का द्वार खुलता है। बिल्कुल 2024 में यहाँ सेंट्रल का भी चुनाव है। बिल्कुल। क्या लगता है जनता किसान आंदोलन असर करेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्योंकि बंगाल तो आप गए थे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान आंकड़े देता हूँ। उत्तर प्रदेश की आबादी गांव में बसती है। गांव में छुट्टा पशु किसान की फसल को पैदा होने से पहले खा जाता है, आप समझ लीजिएगा। और छुट्टा पशु से जो फसल बचती है, जब वो फसल मंडी पहुंचती है तो वहां पे एमएसपी पे खरीद नहीं होती, वहां पे सरकार का दलाल खा जाता है। उससे मैं आगे आता हूं। उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आती है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है। थोड़ा सा और उससे आगे आता हूं। उत्तर प्रदेश में जितना गन्ना बकाया है, हमारा 20,000 करोड़ सरकार पर बकाया है किसी उद्योगपति का सरकार पे बकाया। पुराने साल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, 10 दिन बाद नया सत्र शुरू हो जाएगा। और जहां उत्तर प्रदेश में गन्ना कंट्रोल ऑर्डर, पूरे देश में है गन्ना कंट्रोल ऑर्डर, कानून है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, क्यों नहीं होता उत्तर प्रदेश में? जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ये कहते हैं, योगी जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना कंट्रोल ऑर्डर कानून क्यों नहीं लगाया जाता? क्यों उद्योगपतियों को बचाया जाता है? क्यों शुगर फैक्ट्रियों के हित में खड़ा हुआ जाता है? ये बताएं। और मैं एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान मांग रहा है किसान। नाचेगा एक के पैसे नहीं मांग रहा है इनसे, ना इनसे भीख मांग रहा है। अपना 1 साल में गन्ना पैदा किया है, सरकार के माध्यम से शुगर फैक्ट्री को गन्ना दिया है। तब भी यदि जिस प्रदेश का मुखिया किसान को शुगर फैक्ट्री से भुगतान समय पर नहीं करा सकता, और हमारे गन्ने से 1 साल पहले चीनी बना के उसने बेच दी, वो चीनी भी योगी जी खा गए होंगे, जनता खा गई होगी, लेकिन किसान को भुगतान नहीं मिलता। अब मुझे आप बताइए, जिस प्रदेश में किसान का 20,000 करोड़ गन्ना भुगतान बकाया हो, जिस प्रदेश में किसान की फसल पैदा होने से पहले छुट्टा पशु खा जाते हों, जिन छुट्टा पशुओं को गौशाला में होना चाहिए था, वो किसानों के खेतों में घूम रहे हैं, जिस प्रदेश में किसान की फसल एमएसपी पे ना बिकती हो, आप अभी बताइए मुझे, गेहूं की फसल एमएसपी पर बिकी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं बिकी। आज धान बेच रहा है किसान उत्तर प्रदेश में, जाइए चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ पीलीभीत, लखीमपुर, बलिया, सब जगह दिखाता हूँ। 1400 रुपये क्विंटल धान नहीं बिक रही है एमएसपी पर, 1200 रुपये तक नहीं बिक रही है बाबूजी, 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1000 रुपये क्विंटल धान बिक रही है। क्यों नहीं बिक रही है एमएसपी पे? और दूसरी बात, सरकार की राजनीति देखिएगा आप। जब किसान ने गेहूं बेचा, उसका एमएसपी पे नहीं बिका, लेकिन 4 महीने बाद जब किसान की एमएसपी पर भी नहीं बिका, 4 महीने बाद 40 रुपए गेहूं पर बढ़ा दिए। इन सरकारों को क्या इतना विवेक नहीं है कि जो फसल जब किसान के खेत से कटती है उस पर दाम तब बढ़ाने चाहिए या 4 महीने बाद में बढ़ाने चाहिए? 4 महीने बाद तो फसल व्यापारी के घर में चली गई। हमारे दादाजी कहा करते थे कि ये व्यापारी की सरकार है, ये व्यापारी की सोच के लोग हैं, लेकिन क्या करें, इन लोगों ने हमको बांट दिया, हमको धर्मों में बांट दिया, हमको जातियों में बांट दिया। और हद तो जब हो गई कि जब इन्होंने आज हमको छोटा किसान और बड़ा किसान में बांटने का पैतरा चला। मैं तो पूछना चाहता हूँ मोदी जी, यदि आप छोटे किसान का हित चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि छोटे किसान की फसल एमएसपी पर बिकेगी उत्तर प्रदेश में। तो लगातार कर एमएसपी है, कहाँ एमएसपी? हाँ बिल्कुल है, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, पत्नी थी, पत्नी है, पत्नी रहेगी, लेकिन 7 आरसीआर में नहीं रहेगी। पत्नी थी, पत्नी है, पत्नी रहेगी, लेकिन 7 आरसीआर में नहीं रहेगी। सम्मान नहीं मिलेगा पत्नी का। सिर्फ जब नॉमिनेशन किया जाएगा चुनाव लड़ने का, तब बताया जाएगा हाँ पत्नी है। ऐसे ही एमएसपी नहीं चाहिए किसान को कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, ये नहीं चाहिए। ये यदि मोदी जी संसद के पटल पे खड़े होकर ये बोलें कि मेरे देश के किसान को एमएसपी मिलेगी,
मेरे देश के एक एक किसान को एमएसपी मिलेगी। अब मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे घर में चाय है, दूध है, आपको नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा है ऐसे चाय दूध का? कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, एक हाँ, आखिरी सवाल, अभी आपने कहा कि ये सरकार उद्योगपतियों की है, व्यापारियों की सरकार निश्चित। है, लेकिन अगर ये व्यापारियों की, तो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में 2022 में, कुछ ही महीने बाकी है, हाँ। तो किसान किसे चुनेगा? किसान को चुनेगा, जो किसान की बात सुनेगा, किसान उसको चुनेगा। जो और इस बार मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, स्वयं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमको मैनिफेस्टो नहीं चाहिए, हमको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी पार्टी, भाई जिस बार इन्होंने हमारे साथ छल किया, हम ऐसा नहीं है कि किसान पहली बार छला गया है। मैं आपको बता दूं, किसान तो तब से छला जा रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है। किसान ने संघर्ष किया, किसान ने पूरे देश का पेट भरने का, अभी कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा, लेकिन फिर भी आज किसान सबसे पीछे है। क्यों है भाई? मैं ये बताना चाहता हूं कि हमको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, मैनिफेस्टो नहीं चाहिए। और उस लीगल डॉक्यूमेंट में जो सरकार वादे करेगी, जो पार्टी वादे करेगी, उनको हमें कैलेंडर भी चाहिए साथ में। कैलेंडर के साथ हमें वादे पूरे कराने होंगे, और नहीं करेगी तो हम कोर्ट में जाके खींचेंगे, सड़कों पे फिर नहीं बैठेंगे। विपक्ष लगातार कह तो रहा है आपके साथ है, लेकिन उसकी सहभागिता बड़ी कम रही है आंदोलन में, क्योंकि आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष चुनाव में बिजी है। किसको चुनेंगे? कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपको कैसे निर्णय करेंगे किसको चुना जाए? क्योंकि देखिए, कह रही है हाँ, विपक्ष की आपने बहुत अच्छी बात कही। यदि विपक्ष मजबूत होता, मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष क्लासरूम का मॉनिटर होता है। जब संसद चलती है तो विपक्ष मॉनिटर होता है, और विपक्ष में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो सत्ता पक्ष है उसकी कलम को मजबूर कर दे देश में निर्माण के कार्य करने के लिए। लेकिन विपक्ष की भूमिका आज किसान निभा रहा है। आज किसान विपक्ष की भूमिका में खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है, महंगाई पर, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर। देखिए ना, 7 साल में महंगाई कहाँ चली गई है, बेरोजगारी कहाँ चली गई है, भुखमरी कहाँ चली गई है। यदि विपक्ष संसद में आवाज़ उठाता तो आज 10 महीने से हम सड़कों पर ना बैठते। ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता पक्ष या विपक्ष, हमें अपने कानून से लड़ाई है, जो हमारे गले में फांसी के फंदे डाले गए हैं। और किसान चुनाव नहीं लड़ रहा है। नहीं, किसान चुनाव नहीं लड़ रहा, बिल्कुल नहीं लड़ रहा। किसी पार्टी का चयन तो आपको करना पड़ेगा। निश्चित करेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमको लीगल डॉक्यूमेंट देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, किसान उसके साथ खड़ा होगा। और जो किसान के साथ खड़ा होगा, जो किसान के साथ न्याय करेगा, किसान को नहीं ठगेगा, किसान को छलेगा नहीं, जिस तरह से मोदी जी ने किसान को छला। उत्तर प्रदेश में जब आए थे तो कहते थे कि पहली ही कैबिनेट में, पहली ही मीटिंग में सबसे पहला फैसला कर्ज माफ़ी का होगा, और गन्ना किसान को 14 दिन में गन्ने का भुगतान मिलेगा। कहाँ गया ये झूठा वादा? कहाँ गया झूठा वादा? इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की वार, महंगाई की मार बहुत हुई। 350 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था इनको। 350 रुपये का जब सिलेंडर था और वोट मांग रहे थे तो ये कहते थे कि अपने सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। लेकिन मोदी जी, अब जाएगा मेरे देश का एक एक व्यक्ति अपने सिलेंडर को नमस्कार करने, क्योंकि आपने शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में तो पाइपलाइन बिछवा दी, वहाँ का जो कबाड़ सिलेंडर था वो गाँवों में मुफ्त बंटवा दिया, और मुफ्त बंटवाने के बाद 950 रुपये का सिलेंडर बेच रहे हो। तुम तो बड़े जालिम हो। खून बिल्कुल हो गया। लकड़ी जलना बंद हुआ, लेकिन अब आंखें जल रही हैं, अब दिल चल रहा है, क्योंकि 950 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लाएं? 950 रुपये के मजदूर कहाँ से लाएगा मेरे देश में? ये मुझे बता दीजिए। आज तो रोटी के लिए मोहताज है। अब सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात क्यों नहीं करता मेरे देश में कोई भी पत्रकार कि आप बांग्लादेश से पीछे हैं, आपके देश में बांग्लादेश से ज़्यादा भुखमरी है, आपके देश में पाकिस्तान से ज़्यादा भुखमरी है, आपके देश में नेपाल से ज़्यादा भुखमरी है। मैं बताना चाहता हूँ, जो ये कहा करते थे पूरे विश्व में डंका बज रहा है, अब बताइए कोई आदमी जब इंग्लैंड से चलेगा एशिया के लिए तो कहाँ जाएगा वो? कोई भी उद्योगपति जब चलेगा एशिया के लिए अपना निवेश करने के लिए तो कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान आएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी है। अब झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। अब राष्ट्र को
निर्माण की ज़रूरत है। और मैं बता दूं, आज़ादी में भी किसान और मजदूर ने अपनी पूरी सहभागिता निभाई और आज भी राष्ट्र को बचाने में पूरी सहभागिता निभा रहा है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश से ये विनती करना चाहता हूँ कि ये तीनों बिल जो लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, तीनों काले कानून जो हम कहते हैं, इनको गूगल पे जाके पढ़े। मैं एक एक बिल का एक एक शब्द आपको बता सकता हूँ। मैंने अभी भी बताया कि जिस देश में खाद्य पदार्थों पर असीमित भंडारण की आज़ादी दी जा रही हो, क्या उस देश में महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरा बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। किसान ट्रेडिंग नहीं करता, किसान तो फसल पैदा करता है, व्यापारी ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग व्यापारी करता है। तीसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। क्या चाहिए फार्मर्स को? नहीं चाहिए। ये सारा व्यापारी का है, उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। एक बहुत अहम मुद्दा इस वक्त है, आप पूछिए। गांधी और सावरकर को लेकर बहुत अहम मुद्दा छाया हुआ है। हाँ। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री भी हो, बड़े सुलझे हुए नेता कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि सावरकर ने गांधी के कहने पे माफी मांगी थी। हाँ। इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, किस तरह आप इसको देखते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि राजनाथ सिंह जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं, तो मैं भी उनको सुलझा हुआ मानता हूँ आपके कहने पर। तो मैं ये तो एक बात तो निश्चित हो गई कि सावरकर ने इसलिए कहता हूँ कि राकेश टिकैत जब गए थे तो उन्होंने मैं पूछ रहा हूँ के लिए सभा कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया था। मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक बात तो निश्चित हो जाती है कि सावरकर ने माफ़ी मांगी। इस बात से एक बात तो निश्चित हो जाती है ना। ये बात तो आप मानते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी? नहीं मानते। लेकिन किसके कहने पर मांगी, इसके कोई दस्तावेज नहीं है, इसके कोई। और दूसरी बात, जब क्रांतिकारी लोग होते हैं तो उनके पास अपना विवेक होता है। क्रांतिकारियों से देश का आवाम, दुनिया ये स्वीकार नहीं करती कि वो अपने जो उनके विरोधी हैं, जिनसे देश को आज़ाद करा रहे हैं, उनसे माफ़ी मांगे और फिर उनसे अपना जीवन व्यापन करने के लिए 60 रुपये भत्ता स्वीकार करें। क्या भत्ता जब हर महीने 60 रुपये आते थे तो वो भी पहले गांधी जी के पास जाते थे और जब गांधी जी सावरकर को देते थे? ये बताइए। 60 रुपये जो अंग्रेजों से सावरकर के पास आते थे, क्या वो 60 रुपये पहले गांधी जी के पास जाते? राजनाथ सिंह जी ये भी बताएं कि जो भत्ता आता था 60 रुपये, क्या वो गांधी जी के पास जाता था और गांधी जी के पास जाके फिर सावरकर को दिया जाता था, या 60 रुपये का भत्ता सावरकर स्वयं स्वीकार करते थे? ये बताना पड़ेगा। गृह मंत्री ने कहा कि अगर आपको राष्ट्रभक्त बनना है, सीखना है राष्ट्रभक्ति, तो सावरकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। आज वो गृह मंत्री हैं। जितने भी देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये देशभक्त हैं, इनको भी फिर भत्ता जारी होना चाहिए। हमारे यहाँ तो शौचालय तक नहीं है। जो मानव अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हर किसी को मिलने चाहिए, चाहे वो कैदी है, चाहे वो आंदोलनकारी है, क्योंकि मैं तो आंदोलनकारी को देश प्रेमी मानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, रात में लाइट की व्यवस्था नहीं है। और देखिए, वो तो भत्ता लिया करते थे घर चलाने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आएगा, अब उत्तर प्रदेश के में और अलग से 4 राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, जब जब चुनाव आएगा, ये तुमको सावरकर पर लेकर जाएगी, ये तुमको गांधी पर लेकर जाएगी, ये तुमको पाकिस्तान लेकर जाएगी। लेकिन तुम मत पाकिस्तान चले जाना मेरे देशवासियों, ना तुम सावरकर पे जाना, ना तुम गांधी पर जाना। तुम महंगाई, भूखमरी और बेरोजगारी पर डटे रहना, क्योंकि ये मुद्दों को भटकाना जानते हैं। इस बार हम महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी की बात करेंगे, चाहे ये सावरकर की बात करें, चाहे ये गांधी की बात करें, लेकिन मेरे देश की 135 करोड़ जनता भूखमरी की बात करेगी, बेरोजगारी की बात करेगी और कोई दूसरी बात नहीं करेगी। थैंक यू।